सो हाय गाइस, सभी को जय हिंद मेरे तरफ से। मेरा नाम है आशीष पांडे एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर के इन्वायरमेंट सेक्शन को, जो कि जुलाई मंथ का करंट अफेयर है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें देखिए, आप जैसे दिख रहा है स्क्रीन पर, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ अर्बन रिजिलियंस। तो क्या है रिजिलियंस का मतलब? होता है लचीलापन। यानी आप कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी डिफिकल्टी को किस हद तक हैंडल कर सकते हैं। सो राइट, द कॉन्सेप्ट इज दैट वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है टुवर्ड रिजिलियंट एंड प्रोस्पेरस सिटी इन इंडिया। ओके, तो रिपोर्ट क्या है वर्ल्ड बैंक का? टुवर्ड रिजिलियंट एंड प्रोस्पेरस सिटी इन इंडिया। और ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो डेवलप्ड हो रही है फेस बाय इंडियन सिटी ड्यू टू किस चीज के लिए? रैपिड अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अर्बनाइजेशन जो हो रही है बहुत ज़्यादा, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसके चैलेंजेस है, उसको ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है। तो न्यूज में अगर आते हैं तो ये कह रहा है कि इंडिया इज अंडरगोइंग रैपिड अर्बनाइजेशन विद its urban population projected to nearby double from 480 million in 2020 to 951 million in 2050 and further increase to 1.1 billion by 2070। आप सोच सकते हैं कि 480 मिलियन मात्र थी 2020 में, और वो हो गई है 951 मिलियन 2050 तक हो जाएगी, और बढ़कर जो है सो 1.1 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन 2070 तक। This massive demography shift means that over 70% of new jobs in India are expected to generated in city by 2030। तो 70% जो जॉब्स हैं, जो कार्य हैं, वो कहाँ डेवलप्ड होगी? शहरों में डेवलप्ड होगी 2030 तक। ओके, सो व्हाट इज अर्बन रिजिलियंस? अर्बन रिजिलियंस क्या होता है? इट रिफर टू एबिलिटी ऑफ एन अर्बन सिस्टम टू मेंटेन और रैपिडली रिटर्न टू डिजायर्ड फंक्शन इन द फेस ऑफ ए डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम से निकलते हुए आपको वापस से पुनः स्थिति में आना है और अपना फंक्शन को मेंटेन करना, अपना कार्यों को। तो इस चीज को resilience कहते हैं। ओके, and to adopt the to changes and to quickly transform system that limit future adaptive capacity। तो क्या करना है? क्विकली ट्रांसफॉर्म सिस्टम दैट लिमिट फ्यूचर adaptive capacity। सो दिस इज द अर्बन रिजिलियंस। एंड कंपोनेंट की बात करी जाए तो अर्बन रिजिलियंस की कंपोनेंट क्या क्या होती है? सोशल रिजिलियंस होता है, जैसे सोशल कैपिटल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल वगैरह जो होती है। एंड इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस में अगर देखा जाए तो इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल सिस्टम दैट असिस्ट कम्युनिटी। कम्युनिटी को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल सिस्टम जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस में आता है। और इकोनॉमिक रिजिलियंस में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल डीआरआर प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिक सक्सेस। सपोज दैट कुछ इन्फ्लेशन ऐसा हो जाता है या डिफ्लेशन हो जाती है, तो इन चीजों को टर्म से डील करना होगा ना। तो डील करने के लिए इकोनॉमिक रिजिलियंस भी जरूरी होता है, और इकोनॉमिक रिजिलियंस जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट एंड एसेस टू फाइनेंसिंग डीआरआर प्रोजेक्ट। ओके, एंड इकोनॉमिक सक्सेस से मिलकर बनता है। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस क्या होता है? इफेक्टिव बिल्डिंग डिजाइन। बिल्डिंग डिजाइन इफेक्टिव होना चाहिए, भूकंप आ गया तो टूट के गिर ना जाए, ओवर क्राउडेड हो गया तो गिर ना जाए। ओके, इम्प्रूविंग शेल्टर फैसिलिटी। शेल्टर फैसिलिटी इम्प्रूव होना चाहिए, जगह जगह सड़कों में शेल्टर बना होना चाहिए ताकि लोग रह सके। इतना ज्यादा मास क्राउड अगर अर्बन अर्बन एरिया में आ रहा है तो ऑब्वियस है कि उनको रहने का घर तो तुरंत मिलेगा नहीं। and then DRR project and sorry, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर होना चाहिए। हम महामारी का सबसे बड़ा कोविड-19 पैंडेमिक में देख चुके हैं कि किस तरह से महामारी फैला था। एंड देन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड रोड हो गई, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गई, वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए ताकि कुछ भी पैंडेमिक होती है तो वो उसके लिए आप तैयार रह सके। एंड रोड नेटवर्क,
सो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस में ये होता है। इन्वायरमेंट रेजिलियंस में क्या होता है? लो कार्बन प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। रिविटलाइजिंग वाटर बॉडी को रिविटलाइज किया जाए। ऐसा नहीं कि गंदा पानी आप दे रहे हो लोगों को, तो ऑब्वियस है कि अगर सीवर का वाटर अगर लोग पिएंगे तो मरना तो तय है भैया। एंड ओपन ग्रीन स्पेस होना चाहिए ताकि खेल कूद कर सके अपना आदमी आराम से। सो इन्वायरमेंट रेजिलियंस में ये आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस ये आ गया, इकोनॉमिक रेजिलियंस में इकोनॉमिक शॉक को डील करने के लिए आ गया। एंड इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस क्या होता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट का सिस्टम का, जो कि असिस्ट कर सके कम्युनिटी को। एंड देन सोशल रिजिलियंस सोशल कैपिटल से रिलेटेड है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्बन रिजिलियंस। एंड आगे की बात करी जाए, सो की ऑब्जर्वेशन ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग वल्नरेबल इंडियन सिटी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? रिपोर्ट ये डील करता है। अर्बन फ्लडिंग क्या कह रहा है? प्लूवियल स्टॉर्म वाटर फ्लडिंग रिस्क इज रैपिडली इंक्रीजिंग विद ए फोरकास्टेड rise of 3.6 to 7 टाइम बाय 2070। सो बेसिकली क्या होता है, आप शहर तो बस जा रहा है, आप जैसे छोटे छोटे कैपिटल देख सकते हैं, जैसे रायपुर हो गया, इन रांची हो गया, या फिर और भी छोटी छोटी जो कैपिटल्स जो यहाँ पर जो मास फ्लडिंग हो रही है अर्बनाइजेशन के कारण, मास लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है विलेज से अर्बन एरिया में, माइग्रेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि आप जमीन का सेल कर देते हो इलीगल वे में। आप लैंड का एक्विजिशन हो रही है, लैंड का सेल हो रहा है जहां पर लोग बस रहे हैं, और वो लैंड जो है वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम गुली एंड रिवर पर बना हुआ है। ओके, तो आप उसमें मट्टी डालकर उसको तो ढक देते हो। जब बारिश आती है तो पानी आती है तो फ्लडिंग होती है तो अर्बन फ्लडिंग तो होना निश्चित है। तो क्या होता है कि प्लूवियल स्ट्रॉम वाटर फ्लडिंग रिस्क इज रैपिडली इंक्रीजिंग, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, विथ ए फोरकास्टेड राइज फ्रॉम 3.6 टू 7 टाइम ऑफ 2070 तक 7 टाइम तक हो सकता है। Annual losses from pluvial flooding are estimated at 4 billion currently, project to increase 5 billion by 2030। तो अभी 4 बिलियन का करंटली लॉस होता है, और 5 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। सो दैट इज दैट अनदर थिंग इज दैट कोस्टल फ्लडिंग क्या होता है? जहाँ समुद्री तट पर जहाँ बसा हुआ जो क्षेत्र है, जैसे चेन्नई हो गया, ओके, एंड बम्बई हो गया, एंड केरला का जो है इम्पोर्टेंट हो गया, गोवा वगैरह हो गया। तो कोस्टल फ्लडिंग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट। ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि 40% भारतीय जनसंख्या जो है वो कोस्ट के इर्द गिर्द में रहती है, चाहे वाइजैग हो गया, चाहे चेन्नई हो गया, चाहे विशाखापट्टनम हो गया, राइट। सो annual cost of coastal flood damage in urban area are projected to increase dramatically from 2.4 billion in 2010 2010 to 21 billion in 2030 and 75 बिलियन डॉलर बाय 2050। सोच लीजिए, आप देख सकते हैं 2.4 बिलियन था बस, कब था? 2010 में। अब कितना हो गया? 2.4 से 21 बिलियन हो गया है, एंड 75 बिलियन होने वाला है 2050 तक। इतना ज्यादा आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कितना ज्यादा लॉसेस एंड डैमेज हो रही है कोस्टल फ्लडिंग के कारण। सो हीट राइजिंग अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, जिसको यूएचआई इफेक्ट कहते हैं, ये क्या है? एक्जेवरेट हीट स्ट्रेट विथ नाइट टाइम टेम्परेचर इन मेजर इंडियन सिटी exceeding surrounding rural area by 3 डिग्री to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या है कि एक्जिबरेट हीट स्ट्रेस विथ नाइट टाइम टेम्परेचर इन मेजर इंडियन सिटी एक्सीडिंग सराउंडिंग रूरल एरिया बाय 3 डिग्री to 4 डिग्री। मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि रांची का एग्जांपल लेकर चलते हैं। रांची एक हिल स्टेशन है, राइट। रांची के बगल का जगह, और रांची में अगर बगल का जो विलेज है वहां से अगर 3 से 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर नाइट टाइम में, तो आप इसको समझ सकते हैं कि अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट हो रहा है। सॉरी। Economic output loss due to labor productivity effect is significant. For example, Chennai could lose 3.2% of its GDP by 2050। चेन्नई लॉस किया है तीन
3.2% इसकी जीडीपी का 2050 तक लॉस करेगा। किस कारण से? इकोनॉमिक आउटपुट लॉस ड्यू टू लेबर प्रोडक्टिविटी के कारण से। तो अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस से टेम्परेचर बदल रहा है, इन्वायरमेंट बदल रही है, क्लाइमेट सिचुएशन बदल रहा है, आदमी का स्टेमिना भी बदलेगा और प्रोडक्टिविटी भी बदलेगी, लेबर लॉस भी होगा। तो ये सब सब इसमें इम्पैक्ट हो जाएगा। And cascading infrastructure failure. City are highly interconnected system. City क्या होता है? Highly interconnected system. Example, flooding can lead to road closure, electric outrage and economic losses. Paralyzing urban area. बेतरतीब ढंग से शहर बसाओगे जहां पर कभी गुल्ली स्ट्रीम और रिवर हुआ करती थी, जहां पर वाटर फ्लो चैनल था, उस जगह पे आपने मट्टी भरकर घर बना दिया और घर भी इतना कॉम्पैक्टेड बनाया कि जगह ही नहीं छोड़ा। तो फिर फ्लडिंग होती है तो क्या होता है? वाटर लॉक्ड हो जाता है। वाटर लॉक्ड होने के कारण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर ऐसा ही है, जाल बिछा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी फेल्ड होगी, वाटर लॉक्ड भी हो जाएगा एंड रोड का स्ट्रक्चर भी डूब जाएगा। तो ये तो होना है। सो नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑन ऑफ अर्बन स्पेस, इट लीड टू अर्बन फ्लडिंग, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, फर्दर exaggerating climate extremity and increased risk factor. So definitely concentration of urban space क्या होता है? इसके कारण क्या होगा? अर्बन फ्लडिंग तो होगा, आपको बता दिए मैं। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट भी होगा। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट होगा, आपने जो टेम्परेचर गेन किया। हीट सिस्टम क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कैसे जनरेट होती है? ओके, अर्थ डे के टाइम में टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रही है और नाइट के टाइम में अर्थ का सिस्टम जो है, लैंड है, वो क्या कर रहा है? नाइट के टाइम में टेम्परेचर को रिलीज कर रहा है। अब आपने सारा चीज को तो सीमेंटेड कर दिया है। ओके, तो सीमेंटेड क्या है? तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा? अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट आएगा एंड फर्दर एग्जिबरेट किस चीज को करेगा? क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज को एंड इंक्रीज क्या होगा? रिस्क फैक्टर। तो चैलेंजेस इन बिल्डिंग अर्बन डिजास्टर रेजिलियंस। चैलेंजेस क्या होता है अर्बन डिजास्टर रेजिलियंस के लिए? फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अर्बन डेवलपमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन आर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हिंडरिंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ओके, तो फ्रेगमेंटेड अलग अलग गवर्नेंस करना है, सारे डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बांट दो कि सर आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है, प्रॉपर ढंग से करना है, ताकि कम से कम इम्पैक्ट हो सके और प्रॉपर वैसे काम हो सके, रिजिलियंस डेवलप किया जा सके या प्रॉपर वैसे अरेंजमेंट हो सके। सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रखना है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को डेवलप करना है। नेक्स्ट है कन्फ्रंट, ओके, लैक ऑफ मास्टर प्लान एंड टेक्निकल कैपेसिटी। लैक ऑफ मास्टर प्लान एंड टेक्निकल कैपेसिटी, इसमें क्या होता है? ओवर हाफ तो लैक ऑफ मास्टर प्लान एंड टेक्निकल कैपेसिटी, इसमें क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन आर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हिंडरिंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस क्या होता है? चैलेंज इन बिल्डिंग इन अर्बन रेजिलियंस डिजास्टर क्या होता है? ये फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस हो गया। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस क्या होता है? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन आर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हिंडरिंग कोऑर्डिनेट एक्शन। तो आपको अलग अलग जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्प्यूट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ करप्शन भी है। आप सपोज डेट आपको नाली बनाना है, नाली बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, उसके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये सब जगह करप्शन है, सब जगह कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो क्या होता है? उसके कारण से क्या होता है? सब जगह लूट मचता है, लूट मचता है तो प्रॉपर वे में काम नहीं होगा।
ना लैंड एक्विजिशन प्रॉपर वे में हो रही है, ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ना लैंड मैनेजमेंट हो रही है। अगर लैंड मैनेजमेंट भी हो, लैंड एक्विजिशन भी प्रॉपर ढंग से हो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर ढंग से हो, तो आपको क्या होगा कि प्रॉपर वे में सिटी का अरेंजमेंट होगा, जिसके कारण से रिजिलियंस पावर बढ़ जाएगी। तो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस एक चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंजेस है लैक ऑफ मास्टर प्लान एंड टेक्निकल कैपेसिटी। ओवर हाफ 52% ऑफ इंडियन टाउन एंड सिटी लैक ऑफ अप्रूव्ड मास्टर प्लान। 52% सिटी के पास कोई मास्टर प्लान है ही नहीं, बस ऐसे ही बना दिया। जैसे रांची, रांची के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, जैसे तैसे बना दिया गया है। एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ अर्बन प्लानर इन अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी में कोई अर्बन प्लान है नहीं, ऐसे ही बना दे रहा है, मतलब कुछ भी जैसे तैसे जमीन बेचना है, दलाली करना है और ऑक्यूपाई कर लेना है। नक्शा तो पास करना है नहीं किसी को। लिमिटेड म्यूनिसिपल फाइनेंस क्या होता है? सिटी ओन रिसोर्स रेवेन्यू इज लो। रिसोर्स रेवेन्यू इज लो है, अप्रोक्स 1% ऑफ जीडीपी, एंड ऑफ ऑफन इनसफिशिएंट टू कवर ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है। सो नेक्स्ट है क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया? इन एडुकेट सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम टू कोप विथ हैवी रेनफॉल। आप देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा पानी आया बाढ़ आ जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, लोगों ने जमीन नहीं छोड़ा। अपने घर तो बना लिए, जमीन छोड़ा नहीं, ड्रेनेज सिस्टम का जगह ही नहीं दिया। तो फिर वही होता है, हैवी रेनफॉल हुआ, लैंडलॉक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, लैंडलॉक्ड हो जाएगा, पूरा टापू बन जाएगा। एंड लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर रोल। प्राइवेट सेक्टर का रोल कम है, सरकारी सेक्टर का आपको तो पता ही है सिस्टम। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट ओनली 5% ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डिस्पाइट हैविंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इनसफिशिएंट कैपेबिलिटी। सरकारी सिस्टम में ब्लॉक में आप एक काम कराने के लिए 50 दिन दौड़ोगे, फिर भी काम नहीं होती है। तो आप उससे कैसे इफिशियंसी का एज्यूम कर सकते हो? वो अदर इशू है insufficient health infrastructure. Department focus on water, transport, energy, operating in silos, stagnant private funding etc. Insufficient health structure हो गया, department focusing on water, transport, energy etc. Operating in silos, ये सब जो डिपार्टमेंट है वाटर, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी, ये सब ऑपरेट क्या कर रहा है? साइलोस में। स्टैग्नेंट प्राइवेट फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग का स्टैग्नेंट है। तो ये हो जाता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू अर्बन रेजिलियंस, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव यहाँ देखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम हो गया स्वच्छ भारत मिशन, अमृत हाउसिंग फॉर ऑल। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, अमृत हाउसिंग फॉर ऑल हो गया स्कीम, एंड द स्मार्ट सिटी मिशन। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, यहाँ पे क्या होता है? क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ इंडिकेटर अक्रॉस कैटेगरी लाइक अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, वाटर मैनेजमेंट etc। तो गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है? स्वच्छ भारत मिशन हो गया, अमृत हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन हो गया, अमृत हो गया ये, एंड स्कीम स्मार्ट सिटी मिशन हो गया। क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट को लेकर क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है। और ये क्या करता है? कंसिस्टिंग ऑफ इंडिकेटर अक्रॉस कैटेगरी लाइक अर्बन प्लानिंग को कैटेगरी को कंसीडर करता है, ग्रीन कवर को कंसीडर करता है, बायोडायवर्सिटी को कंसीडर करता है, वाटर मैनेजमेंट को करता है। तो ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया है रैंकिंग के लिए, ठीक है। एंड सी फ्लड, सी फ्लड क्या है? ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एजुकेटेड प्रोवाइड 2 डे एडवांस फ्लड इन इन्यूडेशन फोरकास्ट अप टू विलेज लेवल। ग्रामीण लेवल तक फोरकास्ट किया जाता है और 2 दिन पहले फ्लड आने का आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है अर्बन मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। अर्बन मोबिलिटी के लिए क्या है? नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2026 में आई है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिसे कहते हैं, वो भी है। एक हो गया इनिशिएटिव में। एंड प्रमोशन ऑफ ई मोबिलिटी एंड वॉल्केबल स्ट्रीट इन द सिटी। ई मोबिलिटी को प्रमोट कीजिए, वॉल्केबल स्ट्रीट बनना चाहिए सिटी में। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिडरी क्या होता है? टू प्रोमोट द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाओ जो क्लाइमेट रिस्क और डिजास्टर रिस्क दोनों को झेल सके। कभी ज्यादा पानी आ रहा है तो भी झेल सके, या भूकंप आ रहा है तो भी झेल सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच को देखते हुए तो रिकमेंड क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया गया है, ये जो वर्ल्ड हेल्थ बैंक का जो रिपोर्ट है उसमें क्या किया गया है। फ्लड एंड एक्सट्रीम हीट रिजिलियंस प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल अर्बन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट। तो क्या करना है, फ्लड एंड एक्सट्रीम हीट रिजिलियंस प्रोग्राम बनाओ, और सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोविजन ऑफ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ट्रांसफर of urban planning function from state union territory to elected urban local government to develop a funding and financing strategy। जो चौहत्तरवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाए, और जो आपका जो गवर्निंग पावर है वो आपको अर्ब स्टेट से अर्बन लेवल में ट्रांसफर करना होगा, ताकि प्रॉपर वे में अरेंज्ड वे में सिटी का डेवलपमेंट हो, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर वे में बनाया जा सके, फंडिंग प्रॉपर वे में मिल सके। इम्प्रूव कोस्ट रिकवरी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल सर्विस। तो म्यूनिसिपल सर्विस का कॉस्ट रिकवरी जो भी है, और फाइनेंशियल सर्विस है जो टैक्स वगैरह लेते हैं, वो प्रॉपर वे में इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग म्यूनिसिपल रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम वाटर, अर्बन रोड सैनिटाइजेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। So Indian city will require a sustainable investment of 2.4 ट्रिलियन बाय 2050। 2050 तक 2.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करो टू बिल्ड क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। किसके लिए, क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस को बिल्ड करने के लिए। री इंजीनियरिंग ऑफ अर्बन गवर्नेंस, री इंजीनियरिंग करना होगा अर्बन गवर्नेंस में। क्लियर डिवीजन of role and responsibility among various authority and extensive adaptation of technology for service delivery, right? And then fulfilling global commitment, और example SDG goal 11। SDG goal 11 क्या करता है, making city inclusive, safe, resilient and sustainable। Then new urban agenda adopt at Habitat 3 in 2016 etc। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या रिकमेंडेशन किया जा रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर सिटी लाइक टायर 2 एंड टायर 3 सिटी, क्रिएशन ऑफ सैटेलाइट टाउन छोटा छोटा टाउन होता है। फोकस इन सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज रिसाइकल, री वेस्ट को रीयूज करना, रिसाइकल करना, आर का कॉन्सेप्ट पे है, रिकवर करना है। एंड अडॉप्टिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स एंड ट्रांजिस्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ओके। So, conclusion, let's consider urbanization as an opportunity। आपको हजार्ड के तौर पे नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसीडर करिए। Gone are the day when it was seen as a challenge और obstacle। वो समय चला गया जब आप इसे obstacle और challenges देखते थे। City are not only growth center, सिटी हमारा ग्रोथ सेंटर नहीं है सिर्फ। आवर सिटी हैव स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टू मिटिगेट प्रॉपर्टी, हमारा सिटी जो है उसके पास स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, किस चीज के लिए, प्रॉपर्टी को मिटिगेट करने के लिए। ये किसका कहना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। इनका बहुत कुछ कहना रहता है, ये भी इनका कहना है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है कि 10% और 20% जो होता है, 20% अभी टारगेट है इथेनॉल का, होता है C2H5OH, एल्कोहलिक एल्कोहलिक कंटेंट है, एल्कोहलिक एलिमेंट है, और ये जो है सो पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में यूज किया जाता है इथेनॉल, ओके। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या अनाउंस कर रहे हैं, इंडिया इज अचीव्ड इंडिया अचीवमेंट ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। भारत का 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल में अचीव कर लिया गया है, ओके। सो मोर इन न्यूज क्या है,
आगे चलते न्यूज में, द टारगेट वाज अचीव एज इनविसाइज इन इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम, ईबीपी प्रोग्राम जो था उसके अकॉर्डिंग में अचीव किया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 1.5% इन 2014 टू 20% इन 2025, नियर विथ 13 फोल्ड इंक्रीज, 13 गुना इंक्रीज कर दिया गया है। अबाउट इथेनॉल, इथेनॉल होता है C2H5OH, कंसीडर रिन्यूएबल फ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल होता है। इज एन एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल, एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, मेजी, व्हीट एंड अदर क्रॉप विद हाई स्टार्च कंटेंट, स्टार्च कंटेंट अधिक होगा, शुगर कैन, व्हीट, ये सब से प्रोड्यूस होता है। सो इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर, नेचुरली कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर, बाय किसके द्वारा, यीस्ट के द्वारा, और वाया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज इथिलीन हाइड्रेशन, इथिलीन हाइड्रेशन के थ्रू भी ये प्रोड्यूस होती है। सो टाइप ऑफ इथेनॉल हो गया, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल क्या होता है, इट इज मेड फ्रॉम फूड क्रॉप लाइक जैसे सीरियल हो गया, राइस, व्हीट, बार्ली, कॉर्न, शुगर गम, शुगर कैन, शुगर बीट etc। सेकेंड जनरल इथेनॉल के बाद में बात की जाए, इट इज मेड फ्रॉम लिंगोसेल्यूसियस और वुडी बायोमास और एग्रीकल्चर रेसिड्यू वेस्ट सच एज व्हीट स्ट्रो, कॉर्न स्ट्रो एंड वुड। थर्ड जनरेशन इथेनॉल है, इट इंक्लूड डाइवर्ट डिराइव्ड फ्रॉम एक्वेटिक बायोमास सच एल्गी, एल्गी से बनता है। एंड फोर्थ जनरेशन इथेनॉल के बारे में बात की जाए तो इंजीनियरिंग प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे बनाया जाता है। तो पहला जनरेशन किससे बन रहा था, शुगर केन से बन रहा था। दूसरा जनरेशन किससे बन रही है, बायोमास से बन रही है, जैसे धान का भूसा हो गया, वुडी बायोमास हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, ये सबसे। तीसरा जनरेशन किससे बन रहा है, ये बन रहा है एलगी से, एक्वाटिक बायोमास से बन रही है, ठीक है। और चौथा जनरेशन जो डेवलप हो रहा है वो इंजीनियरिंग प्लांट से डेवलप हो रहा है। सो नेक्स्ट है अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, क्या स्टार्ट हुआ, 2003 में स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम। किस चीज को प्रमोट करने के लिए, पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने को प्रमोट करने के लिए। अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग है डेफिनेशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल टू क्रिएट ए मोर सस्टेनेबल एंड क्लियर बर्निंग फ्यूल, राइट। सो टाइप क्या होता है, ई टेन, 10% अगर मिटाया जाता है तो E10 हो गया, अगर 20% मिलाया जाता है तो E20 हो जाती है, ठीक है। E85%, अगर 85% मिलाया जाता है तो 85% हो जाएगा, E85 हो जाएगा। The use of E20 give better acceleration, better ride quality, lowered carbon emission by approximately 30% as compared to E10 fuel। तो E10 फ्यूल के कंपेयर में 30% ज्यादा राइड क्वालिटी, राइड क्वालिटी एंड लोअर कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन का लोअरिंग हो रहा है, एंड अप्रोक्सीमेटली बेटर एक्सेलरेशन, बेटर रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। टारगेट, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 एज अमेंडेड इन 2022, एडवांस द टारगेट 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल पेट्रोल इन 2025-26 फ्रॉम 2030। 2030 में टारगेट किया था कि 20% करना है, और 2025 में ही कर लिया। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का टारगेट था, ठीक है। अमेंड किया गया था इसको 2022 में। सो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल क्या करता है, यूज एज शुगर of sugarcane juice, sugar beet, cassava, damaged food grain, rotten potato, unfit for human consumption for ethanol production। तो जितना भी शुगर कैन है, शुगर बीट है, या फड़ा हुआ आलू है, या फड़ा हुआ सब्जी है, ये सब का इस्तेमाल किसके लिए करो, तो इथेनॉल के लिए करो, ठीक है। यूज सरप्लस फूड ग्रेन, जो अधिक अनाज ग्रहण हो रहा है एमएसपी के थ्रू, अधिक अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी जो फड़ रहा है उसको भी क्या करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए करना है। तो अचीवमेंट क्या रहा, इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 38 करोड़ लीटर इन 2014 टू ओवर 660 करोड़ लीटर इन 2025। एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योर एनर्जी एंड ग्रोथ, सिग्निफिकेंस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, सिक्योर एनर्जी एंड ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, पहला क्या है, सिक्योर एनर्जी एंड ग्रोथ, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 21.3 लाख करोड़ स्वेप्ट इन 2014। तो पेट्रोल जो ले रहे हैं उसमें कमी आती है, आप इथेनॉल मिला रहे हो इतना इतना, तो पेट्रोल तो ऑब्वियसली इंपोर्ट कम होगा। सो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, 698 लाख टन ऑफ CO2 इमिशन इन रिड्यूस इन 2014 से इतना 698 लाख टन रिड्यूस हो चुका है। सो रूरल डेवलपमेंट 118 लाख करोड़ हैज बीन डिस्पर्स इन 2014 टू फार्मर।
ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, प्रमोट बायोफ्यूल इंडस्ट्री एग्जांपल, जो 21.96 लाख करोड़ पेड टू डिस्टिलरी सिंस 2014। Fuel efficiency improved engine performance due to high research octane number of blend. Crop diversification shift to alternative feedstock like मैगी and other हो गया improved health and education standard of living etc. तो challenges of ethanol blending in India क्या है, challenge क्या होते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन होता है। अब देखो यार, खाने के लिए अगर कहीं अनाज नहीं है और आप इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए दे रहे हो तो उसके कारण तो फूड सिक्योरिटी तो क्रिएट होगी। बायोफ्यूल एक्सपेंशन कुड एग्जबरेट फूड इनसिक्योरिटी पार्टिकुलर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन एज पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2023। ओवर डाइवर्शन ऑफ फूड क्रॉप ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। ओके। इन्वायरमेंट का क्या इशू आता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इज हेवली डिपेंडेंट ऑन शुगर कैन इंडिया, वाटर इंटेंसिव क्रॉप अफेक्टिंग वाटर वाटर एक्विफर्स। तो शुगर केन क्या होता है, जो वाटर को कंज्यूम ज्यादा करता है और आप उस पर डिपेंडेंस हो तो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड व्हीकल कॉस्ट क्या होता है, इंडिया व्हीकल फिट transitioning to E20 and beyond require modification इंजन डिजाइन एंड फ्यूल सिस्टम विच में बी कॉस्टली। तो आपको भी इंजन वगैरह को चेंज करना होगा जो E20 के अकॉर्डिंग कार्य कर सके, जो कॉस्टली हो सकता है। तो मेनी ओल्डर व्हीकल एंड टू व्हीलर व्हीकल लैक ऑफ इथेनॉल कंपेटेबल पार्ट मेकिंग देम लेस टॉलरेंट टू हायर ब्लेंड के लिए क्या है, लेस टॉलरेंट है। For fuel efficiency and vehicle integrity, ethanol being lower in energy density than petrol result in a migration decrease in mileage. Older engine may struggle with the air fuel adjustment on ethanol blend. Older engine क्या होता है, may struggle with air fuel adjustment of ethanol blend, resulting in divertibility emission problem। तो पुराने इंजन में जो इथेनॉल का पेट्रोल डालोगे तो वो ज्यादा पोल्यूट करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, पुराना इंजन वर्क नहीं करेगा। Ethanol is a prone to water absorption and phase separation, increasing the risk of clogging and fuel system failure। तो क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है इथेनॉल, और फेज सेपरेशन के लिए भी ये होता है, प्रोन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, क्लॉगिंग का रिस्क हो सकता है, फ्यूल सिस्टम फेलियर हो सकता है। So supply of ethanol क्या होता है, availability of ethanol across the country, ethanol binding has not been taken up in the northeast due to non availability of feedstock or industry or high cost of logistics। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है नॉर्थ ईस्ट में नहीं के बराबर है। किस कारण से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक का अवेलेबिलिटी नहीं है, और इंडस्ट्री का कमी है, और हायर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक का कॉस्ट का हायर कॉस्ट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ इथेनॉल ड्यू टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडेड प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 बाई ऑल स्टेट। तो सारा स्टेट ने इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 नहीं एडॉप्ट किया है, जिसके कारण से क्या होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट जो होता है इथेनॉल का, उसमें प्रॉब्लम होता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। High cost of logistics and transport related to emission due to transport of ethanol in different places। ओके। तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के कारण भी है। द नीड ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इथेनॉल एट मार्केटिंग ट्रीटमेंट डिपोट्स। तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कमी है, किस चीज़ को लेकर, मार्केटिंग टर्मिनल और डिपोट में। शो इनिशिएटिव फैसिलिटिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या का कौन कौन सा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। पीएम जीवन योजना, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट। तो इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन लॉन्च टू फोस्टर स्टेबलाइजमेंट ऑफ डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स। एंड देन है रिडक्शन इन जीएसटी ऑफ इथेनॉल मिंट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फ्रॉम 18% टू 5% का रिडक्शन करना है, जीएसटी का रिडक्शन किया जा रहा है। हाउएवर क्रूड इथेनॉल स्टिल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एंड 18%, जो क्रूड इथेनॉल है वो 18% का भी टैक्स किया जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम है।
अमेंडमेंट टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 टू स्मूथ मूवमेंट ऑफ इथेनॉल अक्रॉस कंट्री। ये करना ही होगा ताकि सब स्टेट ये जो है लागू कर सके, ताकि इसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। कंक्लूजन में अगर देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है, इंडिया कमिटमेंट और टू इथेनॉल ब्लेंडिंग रिप्रेजेंट ए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच to energy security, environment sustainability, and economic development with potential biodiesel in pipeline. So, care must be taken to cater to the challenges encountered in the ethanol blend petrol introduction. A phased roll out is the need of the hour. तो आप इस तरह से बना के कंक्लूजन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म में है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के टर्म में है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज कम होता है, आपको ही पता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इफेक्ट कम होगा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री से वो कम हो जाएगा। तो बायोडीजल का भी पाइपलाइन में है, पोटेंशियल बायोडीजल इन पाइपलाइन में है, आने वाला है। सो केयर मस्ट बी टेकन टू कैटर टू द challenges encounter in the ethanol blending petrol introduction. So a phased rollout is thus the need of the hour. फेज रोल आउट यानी 10% से 20% लाए, 20 से 85% आए, तो ये समय की मांग है। तो अभी मैंने दो टॉपिक किया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कवर करूंगा, जैसे जिसमें है आप देख लीजिए, एक एक आइडिया दे देता हूँ, CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक स्कीम है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम है। ओके, यहाँ पे क्या है, घड़ियाल और सॉल्ट वेयर रिकमेंडेड, किस चीज में रिकमेंड किया जा रहा है, इंक्लूजन अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये किस तरह का स्कीम है, तो नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर करता है, फंड की स्टेट स्टेट को भी देना पड़ता है, 60-40 का टर्म होता है। और इसमें क्या होता है, पर्पस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एक्टिविटी को लेकर होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट किसमें होता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है। सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, एंड कंजर्वेशन रिजर्व होता है, कम्युनिटी रिजर्व होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया ये भी होता है इसमें, एंड रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट। अभी तक 22 स्पीशीज को इसमें कंसीडर किया गया, जिसमें स्नो लेपर्ड है, एशियाटिक लायन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एंड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इटिशी है। और की कंपोनेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब सब इसका कंपोनेंट है। तो इसमें क्या करना है, घड़ियाल और सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करना है। घड़ियाल के बारे में अगर देखना चाहिएगा तो डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर में ये रहता है, ठीक है, जैसे गंगा हो गया, राप्ती नारायणी रिवर में हो गया, गंगा रिवर में हो गया, गिरवा रिवर सोन में है, एमपी मध्य प्रदेश में है, रामगंगा उत्तराखंड में है, गंडक बिहार में है, चंबल यूपी एमपी में है और राजस्थान में है, और महानदी उड़ीसा में है। और इसका क्या फीचर होता है कि टीथ कैचिंग फिश, स्पेशलाइज टीथ होता है, किस चीज को, मछली पकड़ने के लिए होता है। थिनिस्ट एंड मोस्ट इलोंगेटेड स्नोट अमोंग क्रोकोडाइल होता है, ठीक है। एडल्ट मेल्ट है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑन द स्नोट टिप कॉल्ड घड़ा, ठीक है, घड़ा कहा जाता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है थोथुन में, एंड ओनली विजिबल सेक्सुअली डेमोग्राफिक क्रोकोडाइलियन, ओनली विजिबल सेक्सुअली डाइमॉर्फिक क्रोकोडाइलियन जो है ये सिर्फ एकमात्र है। एंड मोस्ट एक्वेटिक क्रोकोडाइलियन स्पीशीज है ये। क्रोकोडाइल का किस तरह का स्पीशीज है, जल में ही रहने वाला है, ओके। एंड थ्रिट किस चीज को है, डैम बनाकर थ्रिट हो रहा है, बैराज बनाकर थ्रिट हो रहा है, वाटर डाइवर्जन अगर बनाया जा रहा है तो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। एंड does not make them prone to getting trapped and drawing the in the fishing net। तो फ्लोट क्या होता है, इसको मैक करता है, ये देखो दिखता उगता नहीं है, अंधा होता है, अंधा नहीं, अंधा होता है, ये सिर्फ अपना जो वेब्स है उससे बात करता है, वेब्स के अकॉर्डिंग ये अपना काम करता है। तो आपको क्या हो रहा है, फ्लोट वगैरह होता है तो मैक क्या करता है, इसको प्रोन कर देता है ट्रैप्ड होने में।
ट्रैप होता है, जाल-वाल में फँस जाता है, फिशिंग में फँस जाता है। एंड कंजर्वेशन स्टेटस क्या होता है, आईयूसीएन का स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि खत्म होने के कगार में, 90% लुप्त हो चुका है। एंड अपेंडिक्स 1 में साइट का स्टेटस में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी जाए तो ये शेड्यूल 1 में आता है। कंजर्वेशन इफेक्ट में अगर क्या किया जाए तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो 1975 में स्टार्ट हुआ था, सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। घड़ियाल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गया, नेशनल घड़ियाल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान। ये हो गया, 3 चीज़ इसका हो गया। स्लॉथ बियर की अगर बात की जाए तो हैबिटेट है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में मिलता है। स्लॉथ बियर हो गया, भालू होता है ये एक्चुअली, ठीक है। नेटिव टू इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। नेम कम फ्रॉम द लॉन्ग क्लैप्स एंड अनयूजुअल टीथ रिजेम्बलिंग ए स्लॉथ हो गया, ठीक है। फेगी ब्लैक कोट जो होता है, फेगी ब्लैक कोट होता है, ठीक है। लॉन्ग स्नोट होता है, स्पेशलाइज इन द ईटिंग टर्माइट्स एंड चींटी खाता है और दीमक खाता है। डज नॉट हर्मिनेट अनलाइक अदर बियर स्पीशीज, हर्मिनेट नहीं करता है अदर बियर स्पीशीज की तरह। सोलिटरी एंड मोस्टली नॉक्टर्नल होता है, सोलिटरी होता है तो रात को चलता है, नॉक्टर्नल होता है। अगाइल एंड नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एनिमल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एजिल होता है और जानते हो ये बहुत बड़ा एग्रेसिव होता है, इसके सामने जाओगे तो ये नोच खाएगा। थ्रेट अगर बात करी जाए, थ्रेट की बात करी जाए तो हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन हो गया। एंड ह्यूमन रिटेलियंस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन का साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके कारण रिटेलियंस होता है। ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड फ्यूअर देन 20,000 से कम है। फॉर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करी जाए तो वल्नरेबल आती है, साइट के स्टेटस में अपेंडिक्स 1 में आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अपने शेड्यूल 1 में ये आ रही है। कंजर्वेशन इफेक्ट की बात की जाए तो दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी जो कहाँ पर है, दारोजी, ये फिनिश में आ सकता है क्वेश्चन, ये कर्नाटका में है। फर्स्ट डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी इन एशिया, पूरे एशिया में पहला है। अगला अगर टॉपिक की बात करी जाए तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑन ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फौना। साइट की बात करी जाए तो क्यों न्यूज में है कि 2025 में कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा इज सेलिब्रेटिंग इट्स 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। साइट के बारे में किया जाए तो ये जेनेसिस ओरिजिनली कंसीप्ट किया हुआ था, 1963 में बना था, आईयूसीएन के मीटिंग में बना था, ठीक है। और फोर्स में आया था 1975 में। और एम क्या क्या इसका एम्स के बारे में बात किया जाए तो वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट इंश्योरिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन फॉर देयर सर्वाइवल। तो आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो वॉलंटरी एग्रीमेंट करो कंट्री के बीच में, कि जो है जिसके कारण, मतलब ट्रेड के कारण आपका वो स्पीशीज थ्रेटन नहीं हो सर्वाइवल में, मतलब उसका सर्वाइवल प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो आगे देखते हैं। It's subjected to internet to certain control covering all import, export, re-export through a licensing system. लाइसेंस देना पड़ेगा आपको कोई भी जीव का ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल स्पीशीज में, इंटरनेशनल कंट्री में। सो सेक्रेटरीट है, फाइट का सेक्रेटरीट का है, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जेनेवा में ये सेक्रेटरीट है, स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन प्रोवाइड करता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विस इसके लिए। टू फाइट सेक्रेटेरिएट पार्टी हो गया, पार्टी 185 पार्टी है टोटल अभी तक मिला के, रीजनल स्टेट और रीजनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन सबको मिला के। इंडिया 1976 में इसको रेक्टिफाइड कर चुका है। ऑल दो फाइट इज ए लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टी, इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। तो लीगली बाइंडिंग है। क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आता है कि फाइट लीगली बाइंडिंग है या नहीं, तो लीगली बाइंडिंग है, बट नेशनल लॉ में ये नहीं आता। रेदर देन ईच पार्टी इंप्लीमेंट इट थ्रू इट ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। तो अपना अपना लॉ बना के सब कोई अपना इसको अडॉप्ट कर रहा है, हर कंट्री। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है, कॉप होता है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है इसमें। कॉप 23 सॉरी कॉप 3 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, 1981 में हुआ था कॉप 3 का। एंड फाइट ट्रेड डाटाबेस, साइट टेस्ट डाटाबेस मैनेज बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यूएनईपी का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, उसके थ्रू जिसका डाटा को जो है मैनेज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ फाइट सेक्रेटरीट के बिहाफ पे। साइट अपेंडिक्स की बात की जाए, लिस्ट थ्री स्पीशीज इन द थ्री अपेंडिक्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग में 3 अपेंडिक्स में इसको लिस्ट किया जाता है आपका लिविंग बीइंग को। इसमें क्या है, अपेंडिक्स 1 में होता है स्पीशीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन ट्रेड परमिटेड ओनली एक्सेप्शनल केस। तो जो स्पीशीज है थ्रेटन्ड है और एक्सटिंक्शन के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पे है, उसको ट्रेड विशेष परिस्थिति में ही किया जाएगा।
एंड अपेंडिक्स टू में स्पीशीज नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल। तो ऐसा स्पीशीज जो थ्रेटेंड हो सकता है उसका ट्रेड कंट्रोल करो, लाइक ओलिव रिडले टर्टल। एंड अपेंडिक्स 3 में अगर बात करी जाए तो स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, एक कंट्री में कम से कम वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है विच हैज आस्क्ड अदर साइड पार्टी फॉर असिस्टेंट इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। तो अगर एक कंट्री में ये स्पीशीज है, थ्रेटेंड है, ओके प्रोटेक्टेड है स्पीशीज है एक कंट्री में और दूसरा कंट्री में नहीं है, तो एक पार्टी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा ये करने के लिए। तो ये अपेंडिक्स 3 में आता है। ओके, सो की इनिशिएटिव साइट के इनिशिएटिव की बात करी जाए तो प्रोजेक्ट मोर देन 40,000 एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज थ्रू इट अपेंडिक्स। ठीक है, माइक प्रोग्राम अगर किया जाए तो माइक प्रोग्राम साइट के द्वारा चलाया जा रहा है। हेल्प रेंज स्टेट मेक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन डिसीजन बाय मॉनिटरिंग ट्रेंड इन द लेवल ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के लिए ये माइक प्रोग्राम चला गया है ताकि इलीगल किलिंग नहीं हो सके और उसको मैनेजमेंट किया जा सके और डिसीजन का मॉनिटरिंग किया जा सके किस तरह से आप उसको इलीगल किलिंग को रोक रहे हो। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो माइक साइट ऑफ इंडिया अगर बात की जाए तो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है। यहाँ पर माइक प्रोग्राम चलाया जा रहा है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्ट्रेटेजिक विजन 2021 से 2030 का है। गाइड साइट इफर्ट टू इंश्योर वाइल्ड लाइफ ट्रेड सपोर्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये किस चीज के लिए है? साइड गाइड साइट्स इफर्ट टू इंश्योर वाइल्ड लाइफ ट्रेड को इंश्योर करने के लिए किस टर्म में? सपोर्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बना रहे। बायोडाइवर्सिटी का गोल जो भी है, बायो बायोडाइवर्सिटी का गोल जो भी है उसको लेकर उसके टर्म में है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी को लेकर टर्म में है। आगे बढ़ते हैं, साइट ट्री स्पीशीज प्रोग्राम क्या होता है? टू सपोर्ट सस्टेनेबल एंड लीगल ट्रेड ऑफ साइट लिस्टेड ट्री स्पीशीज जैसे चंदन वगैरह हो गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैक्टिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम 2010। इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेट सपोर्ट एट नेशनल रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम। ओके, तो इसमें क्या है, क्राइम के लिए आपको सपोर्ट करना है इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल रीजन में ताकि आप क्राइम कंट्रोल कर सके वाइल्ड लाइफ क्राइम को। तो ये है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन वाइल्ड कॉम्बैक्टिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम 2010। एंड कंक्लूजन में अगर बात की जाए, दो इट इवॉल्विंग स्ट्रेटजी कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म लाइक माइक प्रोग्राम एंड ICCWC, a strong legal framework implemented by member countries site continue to play a crucial role in safeguarding biodiversity। अच्छा खासा कंक्लूजन है कि आप माइक प्रोग्राम और जो है सो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैक्टिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल जैसा प्रोग्राम आप चला रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड बाय मेंबर कंट्री साइट कंटिन्यू टू प्ले क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सेफगार्डिंग में कंटिन्यू कर रहा है, क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की अगर बात करी जाती है इसको भी शॉर्ट में देख ही लेते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड टर्म है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, मूवमेंट के कारण सबडक्शन होता है, कन्वर्जेंस मूवमेंट होती है, सबडक्शन होता है, डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है। तो इसी से एक टर्म डेवलप हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक एक प्लेट दूसरा से दूर जा रही है जिसके कारण से क्या हो रहा है, अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है। तो पैसिफिक रिंग में फायर का क्यों नहीं है? पावरफुल मैग्नीट्यूड 8.8 earthquake struck near the Russian Kamchatka Peninsula, which is a part of seismic activity. Pacific Ring of Fire triggering tsunami wave to hit coastal town in Russia and Japan। तो कोस्टल टाउन रशिया एंड जापान का हिट कर दिया क्योंकि कामाचाटका पेनिनसुला जो रसिया में है वो जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, वहां पर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसके कारण से क्या हुआ कि सुनामी हो गया। तो न्यूज की बात करी जाए, साइंटिफिक बिलीव दैट क्वेक वाज काउड बाय शेलो रिवर्स फॉल्टिंग। शेलो रिवर्स फॉल्टिंग के कारण काउज हुआ है। रिवर्स फॉल्टिंग और थ्रस्ट फॉल्टिंग अकर व्हेन द वन ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड अप ओवर अदर ड्यू टू कॉम्प्रेंस कॉम्प्रेशनल फोर्स। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट एक दूसरे से इधर आगे पीछे जा रहा है। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। नॉर्मल फॉल्ट देखिए यहाँ पर आप देखिए एक का डायरेक्शन इधर एक्सटेंशन दूसरा का उधर है, तो रिवर्स फॉल्ट में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। तो कंप्रेशन के कारण रिवर्स फॉल्ट के कारण ये क्या हो गया, earthquake जनरेट हो गया। Shallow reverse faulting mean rupture occurred near the earth surface. It can cause strong ground shaking, powerful
after shock, tsunami, and serious damage in of infrastructure. About Pacific Ring of Fire की बात करी जाए तो also referred as the circum-Pacific belt. It is a horoscope-shaped belt of intense seismic and volcanic activity encircling the Pacific Ocean basin. It accounted 75% of the world volcano activity. 75% वर्ल्ड का एक्टिविटी कहाँ हो रहा है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। 90% ऑफ वर्ल्ड ऑफ अर्थ की कहाँ हो रहा है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आ रहा है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही है। एंड देख लीजिए आप इसमें नाजका प्लेट, कोको प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये सब में पैसिफिक प्लेट यहाँ पर है। तो इस तरह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। अब लोकेशन एक्सटेंड टू 40,000 किलोमीटर अराउंड द पैसिफिक ओशियन। इट ट्रेंस बाउंड्री बिटवीन सेवरल टेक्टोनिक प्लेट इंक्लूडिंग पैसिफिक including the Pacific, Juan de Fuca, Cocos, Indian Australian, Nazca, North American and Philippines plains. फीचर करते हैं तो geography it led to formation of mountain Iceland arc, deep underwater trenches and the marine trenches world deepest spot. ओके, और सोर्स की बात कर देते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी का मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल जियोथर्मल एनर्जी सोर्स आर स्टोर्ड इन दैट रीजन। मिनरल की बात करी जाएंगे तो होम ऑफ मेनी रिच मिनरल डिपॉजिट सच एज गोल्ड, कॉपर, माइनोबिल्डिनियम एंड अदर मिनरल। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो वोल्केनिक सॉइल्स आर फर्टाइल। वोल्केनिक सॉइल क्या होता है? फर्टाइल होता है, गुड फॉर क्रॉप लाइक राइस एंड कॉफी के लिए। तो काउ जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनो अलोंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों होता है? सबडक्शन जोन है। अलोंग रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेट ओवरलैप एट कन्वर्जेंट बाउंड्री कॉल्ड सबडक्शन जोन वेयर द लोअर प्लेट इज पुश्ड डाउन बाय द अपर प्लेट। तो यहाँ पे क्या होता है? रिंग ऑफ फायर में क्या होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री पर है, जहां पर लोअर प्लेट पुश डाउन हो रहा है अपर प्लेट के थ्रू, सबडक्शन जोन के कारण यहाँ हो रहा है। तो subduction of rock melt into magma near the earth surface and ideal condition for volcanic activity. Okay, तो टोकवा volcanic arc near the New Zealand where dense Pacific plate is subducting beneath Australian plate. तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या कर रहा है? डेंस पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? न्यूजीलैंड के नियर टोकवन आर्क जो है, टाउपो वोल्केनिक आर्क जो है, वो एग्जांपल है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। So zone of transforming boundary fault is in the place of San Andreas Fault, California. Plate side plate each other laterally. This sharing motion cause powerful earth but little volcanism. तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या हो रहा है? एक दूसरा से घर्षण करते हुए एक दूसरा का अपोजिट मूवमेंट हो रही है। ओके, तो वो भी है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, एक सबडक्शन मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। तो सबडक्शन जोन है, ट्रांसफॉर्म जोन है। मिड ओशिनिक रिज है, डाइवर्जेंट बाउंड्री भी है। देखिए टेक्टोनिक प्लेट पुलिंग अपार्ट क्रिएट सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन रिफ्ट वैली, दोनों एक दूसरा के विरोध में जा रहा है, तो जिसके कारण रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है। एंड एग्जांपल ईस्ट पैसिफिक राइज होता है, एग्जांपल मेजर सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन रिंग ऑफ फायर। ईस्ट पैसिफिक के कारण क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ हो रहा है? रिंग ऑफ फायर में। सो लोकेटेड वेयर पेसिफिक प्लेट डाइवर्ज हो रहा है। पेसिफिक प्लेट डाइवर्ज किससे हो रहा है? कोकोस प्लेट से होता है, नाजका प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट से। ओके, फीचरिंग बोथ वोल्केनिज्म एंड हाइड्रोथर्मल बेंट। तो अंदर से क्या है? एनर्जी निकले तो हाइड्रोथर्मल बोल्ट भी होगा, वोल्केनिज्म भी होगी। हॉट स्पॉट क्या होता है? एरिया डीप इन द अर्थ मेंटल वेयर राइजिंग हीट मेल्ट रॉक इन द अपर मेंटल, दिस मेगमा पुश थ्रू क्रिस्टल क्रैक इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो। जहाँ क्रैक हो रही है वहां पर वोल्केनो के तौर पे जो डीप मैग्मा है मेंटल से जो निकल रहा है वो निकल रहा है, तो वहां हॉट स्पॉट भी हो रहा है। तो कंक्लूजन के बारे में बात करी जाएगी तो रिंग ऑफ फायर exemplify the Earth's dynamic geology को डायनेमिक करता है, where converging tectonic process create the vast majority of the global volcanic eruption and seismic activity, profoundly shaping Pacific civilization and ecosystem. राइट, अब न्यूज इन्फोर्ट की बात करी जाए तो 5.611 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट एसडीजी रिपोर्ट क्या कह रहा है? एसडीजी आर रिपोर्ट इज ओनली यूएन ऑफिशियल रिपोर्ट दैट मॉनिटर ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन द 2030 एजेंडा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हाईलाइट क्या है? रिपोर्ट क्या है? गोल नंबर 1 आपको पता है, जीरो नो प्रॉपर्टी होता है। नो प्रॉपर्टी में 8.9 पॉपुलेशन स्टिल लिविंग इन एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, भारत विश्व का 8.9% अभी भी प्रॉपर्टी में जी रहा है। गोल नंबर 2 जीरो हंगर होती है, जिसमें क्या कह रहा है? नियरली 1 पीपुल वर्ल्ड वाइड पे हंगर इन 2023, 11 में से एक पीपल हंगर फेस कर रहा है, बहुत जोर का भूखा रह जा रहा है। उसके बाद गोल फॉर क्या आता है? क्वालिटी एजुकेशन में क्या कहता है? इन 2015 में 110 मिलियन मोर चिल्ड्रन एंड यूथ हैव इंटर स्कूल। 2015 में 110 मिलियन चिल्ड्रन इंटर करता है स्कूल, 272 चिल्ड्रन एंड यूथ रिमेंड आउट ऑफ स्कूल इन 2023। तो अभी भी 272 मिलियन चिल्ड्रन
स्कूल से बाहर है। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो ये गोल नंबर 5 पे आती है। ये कहता है ग्लोबली वुमेन ऑक्यूपाई लेस देन अ थर्ड ऑफ मैनेजरियल पोजीशन। तो जितना ही वुमेन पोजीशन ऑक्युपाइड है काम करने वाला में, वो 1/3 से कम है। ठीक है। डिफरेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ गोल नंबर 8 में आता है। इसमें क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू द रिकॉर्ड लो 5.0। इतना ज्यादा कम हो गया है कि 5.0 हो गया है। रिकॉर्ड लो इन 5.0 इन 2020। 58% ऑफ वर्कर रिमेन इनफॉर्मली अनएम्प्लॉयड। तो 58% जो वर्कर है वो अभी भी इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयड है। सॉरी, इनफॉर्मल एम्प्लॉयड है, मतलब उसको कोई वेजेस नहीं मिल रही है, कोई विशेष पेंशन वगैरह का कोई सिक्योरिटी नहीं है। गोल 10 क्या कहता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी होता है। 2024 57% ऑफ वर्किंग एज पीपल पीपल वेयर एम्प्लॉयड वर्ल्ड वाइड। 57% वर्किंग एज पीपल वर्ल्ड वाइड, इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ 3.6 बिलियन वर्कर एंड देयर फैमिलीज। तो 3.6 बिलियन वर्कर और उसका फैमिली को 57% पीपल जो काम में लगा है, खर्चा चला रहा है, समझ लो। गोल 11 क्या होता है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी क्या होता है। अप टू 3 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल फॉर द अफोर्ड ए प्लेस टू लिव। 3 बिलियन पीपल विश्व में अभी तक ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है रहने के लिए। एंड अबाउट 1.12 बिलियन लिव्स इन द स्लम एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट। 1.12 बिलियन स्लम में रह रहा है और इनफॉर्मल सेटलमेंट में रह रहा है। गोल 13 की बात करें, क्लाइमेट एक्शन 2024 मार्क द होने हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। सब जल के मर जाएगा एक दिन, ऐसा आएगा, देख लेना। 2024 मार्क एट हॉटेस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड, अप्रोक्सीमेटली 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान बढ़ चुका है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन गोल नंबर 16 में आता है। 2024 जो कह रहा है, नियरली 50,000 लाइफ विल लॉस्ट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड 1.23 मिलियन पीपल वेयर फोर्सली डिस्प्लेस्ड। मर ही रहा है अभी भी, देख लो, रसिया यूक्रेन हो गया, इजराइल पैलेस्टीन हो गया, मर ही रहा है सब जगह। अब नया भी है कि इंडियन कॉन्टिनेंट को भी डिस्टर्ब कर दो, यूरोपियन पावर का ये चल रहा है। बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं, बांग्लादेश गंध मचा रहा है, और कल को भारत भी हमला करेगा बांग्लादेश पे या कुछ भी ऐसा होता है तो यहाँ पर भी वार का सीन क्रिएट हो चुका है। तो पीस तो खत्म कहानी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025 इज डिफरेंट फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ये दोनों में डिफरेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट दोनों डिफरेंट होती है। एंड रिलीज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर एंड एन इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसएसडीएन। सो नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये क्या कहता है, एनआईएफ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, एसपीआई। ओके, स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो reflect India commitment to sustainable development goal and serve as backbone of the monetary SDG at the national level। तो ये क्या कहता है कि इंडिया का कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमओएसपीआई के द्वारा। तो इंडिया क्या कमिटमेंट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड सर्व एज द बैकबोन फॉर मॉनिटरिंग, एसडीजी को मॉनिटरिंग करने के लिए ये बैकबोन के तौर पर भी काम करता है नेशनल लेवल पे। जीरो हंगर जो एसडीजी 2 में आता है, वो वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्ड। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, इम्प्रूव्ड हो गया है। इनकम पर वर्कर रोज फ्रॉम 61,247 रुपया से 94,110 रुपया 2024-25 में आ चुका है। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन जो होता है एसडीजी 6 में आती है। इसमें क्या है कि रूरल एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंक्रीज फ्रॉम 94.97% से लेकर 99.62%। अच्छी बात है, 99% लोग अब रूरल में अच्छा पानी पी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्लीन एनर्जी एसडीजी 7 में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी इन द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन रोज फ्रॉम 16.2% से 22% हो गया है, ये भी बढ़िया बात है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ग्रो 64%, ग्रो फ्रॉम 64.4 टू 156.31 वाट पर कैपिटा। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ गया है, जो पहले था आपका
64.4 था, अब 156.31 पर कैपिटा हो चुका है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जो एसडीजी 8 में आता है, वो क्या होता है? सोशल प्रोटेक्शन कवरेज एक्सपेंड फ्रॉम 22% 2016 से 64% हो गया, चलिए बढ़िया है। रिड्यूस इनइक्वालिटी एसडीजी 10 की बात करी जाए तो फ्रॉम 2011-12 से 2023-24 तक गिनी कोफिशिएंट जो होता है, गिनी कोफिशिएंट एक्चुअली गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? वो इनइक्वालिटी को दर्शाता है कि कितना पॉवर्टी है और कितना लोग जो है, जो पॉपुलेशन में कितना ज्यादा अमीर है और कितना कम, कितना ज्यादा गरीब है और कितना बीच में डिफरेंस है। तो क्या कहता है गिनी कोफिशिएंट? देखिए आप, Gini coefficient of household expenditure had decreased from 0.283 to 0.237 in rural area and from 0.363 and to 0.284 in urban। ये बढ़िया बात है। पॉवर्टी इनइक्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है। एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात करी जाए, एसटीजी 12 की बात करी जाए, तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेड प्रोसेस्ड हैज इंक्रीज फ्रॉम 17.97% से लेके 2015-16 में 80.7% 24-25। ठीक है। लाइफ और लेट की बात की जाए, जो एसटीजी 15वां गोल होता है, फॉरेस्ट कवर रोजपुर में 21.34% तो 21.76% यहाँ भी बढ़ गया। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो टोटल यहाँ पर है, टोटल आपका टॉपिक है या अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 9 10 टॉपिक, 11 टॉपिक, 12 टॉपिक, 13 टॉपिक, 14 टॉपिक एंड अराउंड 13 टॉपिक अभी भी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डन करूंगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।